एवरीवन, दिस इज नेहा साइन इन फ्रंट ऑफ यू। तो हमने जो न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है यूनिट एंड डायमेंशंस, उसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो कि हमारे डायमेंशंस पे बेस्ड थे, उनमें मैं उस सीरीज में, उस वीडियो की सीरीज में मैंने आपको बहुत से क्वेश्चंस करा दिए थे। अच्छे से एक एक जो लाइन होती है, स्टेप होता है, उसको अच्छे से समझाया था कि किस तरह से आपको कोई भी अगर क्वेश्चन मिलता है उसके स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। देन उसके बाद आपको ये रिकॉइल करना है कि कौन सी जो आपका सिस्टम होता है उससे सेकंड सिस्टम में चेंज करने के लिए आपको किस तरह से यूनिट्स को चेंज करना है। देन उसके बाद इसके फॉर्मूले के बारे में भी हम बात कर चुके थे। आज हम उसी सीरीज में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल हमारे जो डायमेंशन बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पे ही रहेगा, सिर्फ हमारी वैल्यू और जो फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पे वो चेंज हो जाएगी। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारे जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर उनकी वैल्यूज पे हमें क्या निकालना पड़े, उसके सीजीएस सिस्टम से एसआई में या फिर एसआई सिस्टम से सीजीएस में उसको चेंज करना पड़े, तो हमारे लिए जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज हमें देखने हैं। आज मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस के साथ साथ, ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपके सेम टू सेम जो हमने अब तक एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की है, डिट्टो उनके ऊपर है, बिल्कुल उसी बेस्ड पे, उसी स्टेप बाय स्टेप इनको सोल्व करना है। इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी वो क्वेश्चंस आपको सिंपली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पे दिया हुआ क्वेश्चन नहीं होगा, वो होंगे आपके कोई भी एक इक्वेशन या फिर कोई भी एक फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा। देन उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो वो जो तरीका होगा, वो जो पैटर्न होगा हमारे लिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको टोटली क्या दिया जाएगा, फॉर्मूला दिया जाएगा। वहां पे आपको कोई भी वैल्यू या कोई भी हिंट नहीं मिलेगी कि किस सिस्टम से किस सिस्टम में चेंज करना है। चलिए उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम आज का हमारा जो ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं कि हमारे जो ये क्वेश्चन है इनको हमें किस तरह से सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, जैसे हमने अब तक वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का किया है, कुछ उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं आज इसको कराऊंगी। आप खुद इसको अगर एक बार करके देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें, अपनी नोटबुक पेन का यूज करें और फटाफट से इसको एक बार सॉल्व करके देखें कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं। तो अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आइए चलिए एक बार मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवा देती हूँ। मैं आपकी बुक से, आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे, डेफिनेशन हो गया, कुछ भी आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज कराऊंगी। कोशिश करूंगी एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ताकि आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं पे भी कोई डाउट ना रह जाए। क्योंकि डाउट ही इकलौती वो जो प्रॉब्लम लेके आता है वो ये है कि एग्जाम में भूलने की बड़ी आदत हो जाती है। तो अगर मैं एक टाइप के जितने क्वेश्चन है वो सारे करा दूंगी कि आपके माइंड में से ना एक बार वो हो जाएगा कवर कि हाँ भाई ये क्वेश्चन भी हमने देखा था, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं ये आपके ऊपर डालूंगी तो मे बी आप स्किप कर दें, लेकिन मैं यहाँ पे स्किप नहीं करूंगी। मैं एक एक चीज को यहाँ कराने की कोशिश करूंगी ताकि आपको अपने एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है एक्सप्रेस पावर ऑफ 100 वोल्ट बल्ब इन सीजीएस। आपको यहाँ पे पावर के लिए बोला गया है, पावर के 100 वोल्ट के बल्ब को बहुत बार यूज किया है, पहले के टाइम में बहुत यूज हुआ है हमारा 100 वोल्ट का बल्ब। आजकल तो एलईडी आ गई है, सीएफएल आ गई है। तो जो हमारा ये 100 वोल्ट का बल्ब है, अगर उसको सीजीएस में चेंज करना हो तो आप कैसे करेंगे, वो सिस्टम हमें यहाँ पे निकालना है। तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे सिस्टम को कि किस तरह से हमें करना है। तो जैसे कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, जो स्टेप 1 रहेगा हमारा, स्टेप 1 क्या होता है, चलिए मैं यहाँ से आज आपको स्टेप वाइज करा के दिखाती हूँ। तो स्टेप क्या होगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। और ए बी और सी आपको कहाँ से मिलती है, वो मिलती है हमारा जो डायमेंशन होगा, जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपको कन्वर्जन करना है, उस फिजिकल क्वांटिटी को आपका डायमेंशन पता होना चाहिए। देन उसके बाद उसकी जो पावर होगी वही हमारी क्या होगी, ए बी और सी की वैल्यूज। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं पावर का डायमेंशन। तो स्टेप 1 क्या होगा, पावर का डायमेंशन। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पावर। तो भाई पावर को डिनोट करते हैं पी से,
इसका डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट कर नहीं सकते, इसका हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम। जिन बच्चों को ये छोटी छोटी बेसिक चीजें नहीं पता है प्लीज थोड़ा ध्यान दें ताकि आप ये भूले ना। वर्क डन जिन बच्चों को नहीं पता है बता दो, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। वर्क डन होता है बेटा m1 l2 t-2। जिन बच्चों को निकालना नहीं आता वो वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके निकाल लें। फोर्स की वैल्यू होती है m1 l1 t-2। डिस्प्लेसमेंट के लिए जो डायमेंशन होगा वो होगा लेंथ, तो लेंथ और लेंथ आपकी क्या हो जाएगी स्क्वायर, तो m1 l2 t-2 और यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा आपका t। अब आपको पता है ये टाइम यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, जब आप इस टाइम को ऊपर लेके जाएंगे तो ये टाइम हो जाएगा आपका नेगेटिव और आपके पास जो फाइनल डायमेंशन आएगा वो आएगा m1 l2 t-3 यानी कि 1 2 3। ये आपके पावर का क्या है डायमेंशन है। इससे हमें क्या पता लगा, हेयर पावर ऑफ m l t is the value for a b and c। तो बताइए अब a की वैल्यू क्या हुई है, वहां से a हुआ हमारा 1, b हुआ हमारा 2 और c हुआ हमारा -3। तो सबसे पहला स्टेप होगा आपको a b और c की वैल्यूज को क्या करना है फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद जो आपका यहाँ पे ये वैल्यू आपको निकल के आई है उसके बाद आप करेंगे स्टेप 2। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 होगा आपका कि आपको वन सिस्टम और सेकंड सिस्टम दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट सिस्टम और यहाँ लिखेंगे आप सेकंड सिस्टम। आपको पता है फर्स्ट सिस्टम में हम क्या निकालते हैं m1 l1 t1 और n1 यही निकालते हैं। सेकंड में क्या निकालते हैं हम m2 l2 t2 और n2। अब n2 तो हमें फाइंड आउट करना है, ये तो हमारा यहाँ पे मिस्ट्री है। अब हमें वैल्यू निकालनी है m1 l1 और t1 की। तो भाई अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो कौन सा सिस्टम आपका कौन सा है ये आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको हिंट दी गई है। बोला है कि पावर के 10 वोट को, बेटा वोट जो होती है ना पावर की SI यूनिट होती है। जिन बच्चों को नहीं पता है छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि वोट जो होता है वो आपकी पावर की SI यूनिट है और जो CGS है बोला है ना कन्वर्ट करना है वोट से CGS में। तो बेटा CGS हमारी CGS जो होती है वो SI से चेंज होगी ना। तो फर्स्ट सिस्टम जो आपका गिवन है यानी कि ये वाला सिस्टम SI होगा और CGS में चेंज करना है, दैट्स मीन हमारा जो सेकंड सिस्टम होगा वो होगा हमारा CGS वैल्यू। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले हम m1 l1 t1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। m1 क्या होता है, मास होता है हमारे फर्स्ट सिस्टम का, किस में आएगा वो 1 kg में, नो डाउट। देन उसके बाद SI में लेंथ की यूनिट कितनी होती है पता होनी चाहिए आपको, 1 मीटर होती है। t1 टाइम हमेशा क्या रहता है सेकंड, जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ और ना गिवन हो, मिनट या आवर आपको अगर गिवन नहीं है तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको हमेशा 1 सेकंड ही लेना है। फिर बात करते हैं हमारे n1 की। तो बेटा जो n1 होता है ना वो जो आपको क्वेश्चन में मैथमेटिकल टर्म में वैल्यू दी है, वो चाहे 1 हो 2 हो 100 हो 200 हो 400 हो, वो चाहे आपको कुछ भी दी गई हो, ये जो वैल्यूज आपके यहाँ पे गिवन होती है यही वैल्यू आपकी किसकी रहती है, n1 की रहती है। तो n1 क्या हो गया आपका यहाँ पे 100। तो ये तो हो गया हमारा जो फर्स्ट सिस्टम है यानी कि हमारी SI यूनिट, क्योंकि हमें SI से CGS में क्या करना है चेंज। अब ये तो हो गया हमारा SI। CGS में देखो, CGS में जो मास होता है वो आपका किस में रहता है, ग्राम में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे ग्राम। अब मुझे बताओ कि जो लेंथ होती है वो किस में मेजर होती है, तो नाम से ही पता लग रहा है बेटा CGS बोला है ना, C में C क्या होता है, C में C होता है आपका सेंटीमीटर, G क्या होता है, G होता है ग्राम, S क्या होता है सेकंड। तो CGS के नाम में ही आपको पता लग जाएगा कि आपका मेजरमेंट किस में होता है। कहने का मतलब CGS में जो आप किसी की भी वैल्यू को जैसे मास को करते हो तो मास किस में होगा, ग्राम में, क्योंकि CGS तो G का मतलब क्या होता है ग्राम, C का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर, S का मतलब क्या होता है सेकेंड। तो यहाँ पे जो लेंथ है CGS में वो आपकी किस में है, सेंटीमीटर में। तो आप क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। टाइम का मैं आपको बता चुकी हूँ,
टाइम आपका तब तक 1 सेकेंड रहेगा जब तक आपको क्वेश्चन में पहले से ही क्या ना हो, गिवन ना हो कि भाई आपकी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह की रहेगी। तो अब एक बार अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट हमारा हमने स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने एबीसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। देन उसके बाद हमने क्या किया, हमने हमारा स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया। स्टेप 2 में हमने हमारा फर्स्ट सिस्टम और हमारे सेकंड सिस्टम का जो मतलब हमें फॉर्मूले में जो वैल्यू चाहिए थी वो सब हमने देख लिया। अब आते हैं हमारे स्टेप 3 की तरफ। तो स्टेप जो 3 रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला यूज्ड। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला यूज्ड। तो बेटा फॉर्मूला यूज्ड क्या होता है, वो होता है आपका n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाय m2 की पावर a, l1 बाय l2 की पावर b और t1 बाय t2 की पावर c। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब आप खुद देखिए n1 है, m1 m2 l1 l2 t1 t2 सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिया, abc की पावर हमने फाइंड आउट कर ली। तो टोटली वैल्यूज तो हमारे पास हैं जो हमें हमारे फॉर्मूले में चाहिए। अब हमें क्या करना है, जस्ट हमें हमारा स्टेप 4 अप्लाई करना है और हमारी जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने ढूंढी है, फाइंड किए, वो सारी की सारी फॉर्मूला में पुट कर दो। नाउ पुट all the values in formula। भाई फॉर्मूले में अपनी सारी की सारी वैल्यू को क्या कर दो, पुट कर दो। चलो पुट करो। n2 आपका किसके इक्वल आया, 100। m1 कितना है, 1 kg, तो लिख दीजिए 1 kg। m2 कितना है आपका, 1 ग्राम। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारी 1। l1 कितना है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, और पावर कितनी है, पावर है हमारी 2, और हमारा जो टाइम है वो तो हमारा सेकंड ही रहेगा, तो 1 सेकंड और 1 सेकंड, पावर है इसकी -3। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करने के बाद जो कि हमारा मेन काम रहता है वो रहता है वैल्यूज को सॉल्व आउट करना। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहली बात तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो हमारा कट, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा पहले ही कट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट अब हमारी बाकी की वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो चलिए कीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, n2 इज इक्वल टू 100, kg को ग्राम में करेंगे तो आएगा हमारा 1000 ग्राम, और नीचे क्या आएगा 1 ग्राम, पावर है हमारी 1। मीटर को करोगे तो 100 सेंटीमीटर, बाय में कितना आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 1000 और 100 कितना हो गया, 1 2 3 4 5। मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल, यहाँ 30 यहाँ 20, कितने हो गए टोटल 5। अब यहाँ है 100 का स्क्वायर, तो बेटा 100 का स्क्वायर मतलब 4 0 और आ जाएगी, तो 1 2 3 4 टोटल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल जो आया है वो आया आपका 10 रेज़ की पावर 9। यही आपका क्या है आंसर जो आपको फाइंड करने के लिए बोला गया था। अब आप एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में जो मैंने आंसर निकाला है मे बी इसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटा प्रॉब्लम की कुछ बात नहीं है, आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया। हमारे पास एक फॉर्मूला था, फॉर्मूले की जितनी भी वैल्यूज हमें चाहिए थी वो सभी की सभी मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली थी। अब हमें जस्ट वैल्यूज को यहाँ पे क्या करना था, पुट करने के बाद आपको ना जो हमारी यूनिट्स होती हैं उनको सेम बनाना है। सेम क्यों बनाना है, ताकि वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। जैसे ही वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगी फटाफट से आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे मैंने केजी को चेंज किया ग्राम में, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, आपका जो यहाँ पे वैल्यू बची वो बची 1000। देन उसके बाद 1 मीटर सेंटीमीटर, तो मैंने 1 मीटर को चेंज कर लिया सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितने हैं सेंटीमीटर, 100, तो मैंने 100 ले लिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। लेकिन बेटा यहाँ पावर 2 थी, तो 100 का क्या बन जाएगा 10,000, तो हमने उस सारी जितनी भी 10 की पावर थी सबको क्या कर दिया, 0 की वैल्यू पे ले लिया, और हमारा जो यहाँ पे टोटल 10 की पावर आई है वो सारी की सारी हमारी कितनी आई है, 10 रेज़ की पावर 9। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो पावर है 100 वोट जो होता है, अगर उसको आप सीजीएस में चेक करेंगे तो वो कितनी आएगी, 10 रेज़ की पावर 9, यानी कि कुछ ज्यादा ही आ जाएगी। जो ऐसा यूनिट है उससे जब आप सीजीएस में कर रहे हो, यानी कि वोट को जब आप सीजीएस में चेंज कर रहे हो, तो वो आपकी लगभग कितनी आती है, वो आती है आपकी 10 रेज़ की पावर 9, कुछ ज्यादा ही वैल्यू यहाँ पे हमारी निकल के आती है।
तो भाई ये तो था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, बहुत इजी था, आसान था, मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। ये लास्ट तक आप इसको निकाल के दिखाएंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। प्लीज इसको एक बार अपना अच्छे से नोट डाउन कर लो, अच्छे से नोट्स बना लो इसके, क्योंकि क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर आपने अपनी बुक्स को ध्यान से देखा हो तो बुक्स में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं। कहने का मतलब ये आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हुए क्वेश्चंस है। तो सिंपल सी बात है भाई, जब आपको पता है क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है, तो भाई रिस्क क्यों, करो ना फिर अच्छे से, क्योंकि हमें तो चाहिए भाई नंबर, और नंबर के लिए चाहिए तैयारी। तैयारी कराने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आपको रेडी होना है। सिर्फ आपको क्या करना है, जब मैं ये क्वेश्चन करा दूं, कोई भी क्वेश्चन कराऊं, फटाफट से वीडियो को पॉज करो, नोटबुक लो, पेन लो, फटाफट से उसी टाइम करके देखो क्या आपसे होता है, फिर मैच करो क्या बिल्कुल ऐसे ही है, आंसर एकदम एक्यूरेट आया है, फिर देखो कितना कॉन्फिडेंस आता है, और फिर देखो कितनी बेटर तैयारी होती है जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। तो चलिए भाषण बाद में शुरू करेंगे, इस तरह के लेक्चर बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अभी चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। पहली बात, जो हमने ये क्वेश्चन किया है इसी की तरह ये क्वेश्चन होने वाला है, सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ी सी आपको घबराने, मतलब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए थोड़ा सा अटपटा टाइप का दे रखा है, अदरवाइज ये सोल्व ऐसे ही होगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारा जो न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, ध्यान से सुनिएगा, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, यानी कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इस क्वेश्चन में बात की गई है वो है हमारी फोर्स, क्योंकि यहाँ पे जैसे पावर की बात की थी, यहाँ पे फोर्स की बात की गई है, और वो जो फोर्स की वैल्यू है वो आपको दी गई है 1 डाइन ऑन ए सिस्टम बेस्ड ऑन मीटर, केजी एंड मिनट एज फंडामेंटल यूनिट। तो भैया यहाँ जो बोला गया है वो बोला गया है कि आपको दिया गया है डाइन, डाइन होती है हमारी सीजीएस, क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट कितनी होती है हमारी, फोर्स की एसआई यूनिट होती है हमारी, क्या बताओ, न्यूटन। तो अगर फोर्स की न्यूटन है, आपको गिवन क्या है 1 डाइन, तो सिंपल सी बात है ना कि आपको चेंज किस में करनी है, चेंज आपको करनी है एसआई में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्या गिवन है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे गिवन है कि जो आपकी वैल्यू है वो है हमारी सीजीएस। तो इतनी सी बात तो आपके आई होप समझ में आ गई होगी। तो करें फिर शुरू, चले स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है उसको करना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी हमारा स्टेप फर्स्ट। तो अब आप मुझे बताइए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा ए, बी और सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना, और वो फाइंड आउट हम कहाँ से करते हैं, जो भी हमें फिजिकल क्वांटिटी हमारी दी गई है उसका डायमेंशन निकाल के। सो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स, भाई फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जल्दी से बताओ, डिनोट करते हैं फोर्स को एफ से। ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, m1 l1 t-2। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला से हमें क्या मिलती है, ए की वैल्यू, ए आई मेरी 1, बी भी आई हमारी 1 और सी आ गई हमारी -2। तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यूज निकल के आ गई, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमारा जो सेकंड स्टेप होता है स्टेप 2, बाकी की जो थ्योरी है वो आप लिखते जाएंगे, थ्योरी लिखना मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ, थ्योरी आप खुद से लिखेंगे क्योंकि अब तक आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में हम लिखते हैं हमेशा फर्स्ट सिस्टम, सेकंड साइड हम क्या लिखते हैं, सेकंड सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम में हम हमेशा क्या निकालते हैं, m1 l1 t1 n1। कोई कंफ्यूजन, अब तक तो याद हो गया होगा। सेकंड में हम निकालते हैं m2 l2 और t2 और n2 तो फाइंड आउट करना है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब आपको एक चीज यहाँ पे जो फोकस करनी है वो ये कि क्वेश्चन में आपको बोला गया है द वैल्यू ऑफ फोर्स 1 डाइन, डाइन मतलब सीजीएस, डायन नहीं डाइन,
तो सीजीएस में बोला गया है ना, सीजीएस में आपका फर्स्ट सिस्टम रखना है, सेकंड सिस्टम आपका एसआई होगा, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि अगर एक सीजीएस है तो दूसरा क्या होगा एसआई, ये तो हमें कंफर्म है, ओके। लेकिन बेटा एसआई में भी आपको वैल्यू दी गई है कि आपको डिस्टेंस मीटर में लेनी है, वेट आपको केजी में लेना है और टाइम आपको मिनट में लेना है, सब कुछ आपको पहले से ही गिवन है एसआई में। तो अब सीजीएस की बात करते हैं। सीजीएस में जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम होता है और एस का मतलब होता है सेकेंड। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में अपनी फर्स्ट जो सीजीएस वैल्यू है उसकी यूनिट्स लिखनी है। तो मास जो होता है उसको आप किस में लेते हैं, 1 ग्राम में, लेंथ को लेते हैं आप 1 सेंटीमीटर में, टाइम को लेते हैं आप 1 सेकंड में, बचा आपकी वैल्यू n1। तो मैं 1000 बार बता चुकी हूँ, क्वेश्चन में जब आपको कोई भी मैथमेटिकल टर्म दिख जाती है तो वही आपकी क्या होती है, n1 की वैल्यू। तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है कि आपको 1 डाइन को चेंज करना है, तो आपको जो वैल्यू दी गई है तो सीधी सी बात है n1 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 1। तो यहाँ पे हमने सारी जितनी भी हमारे फॉर्मूले में यूज होने वाली वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट कर लिया है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, फाइंड आउट हो गया, m1 l1 t1 n1 हो गया, देन उसके बाद m2 l2 t2 n2 हो गया। इन सारी वैल्यूज को हमने अच्छे से फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा लिखना है फॉर्मूला स्टेप 3 में, क्योंकि हमारा स्टेप 3 क्या होता है, फॉर्मूला यूज्ड। तो भाई स्टेप 3 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यूज्ड। और फॉर्मूला क्या होता है, n2 इज इक्वल टू n1। हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, इसीलिए मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए, मैं याद भी नहीं करा दूं, मेरा बस चले तो मैं आपको यहाँ से बिल्कुल प्रिपेयर करके तब भेजूं, तो सब कुछ अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया है हमारा, जो कि हमने किस में रखा है, हमारे स्टेप 3 में। अब बात करते हैं हमारे स्टेप 4 की। स्टेप 4 में क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूले में जितनी भी हमारी वैल्यूज होती हैं, यानी कि जो जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट की है उन सभी को फॉर्मूले में क्या होता है, पुट करना होता है। तो यहाँ पे आप थ्योरी की एक लाइन लिखेंगे जो कि मैंने यहाँ पे लिखी भी थी, नाउ पुट ऑल दी वैल्यूज इन फॉर्मूला। तो ये आप खुद लिखेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले में, अच्छा एक मिनट प्लीज, सॉरी, मैंने यहाँ m2 l2 t2 n2 की वैल्यू तो रखी ही नहीं और आपने बताया भी नहीं, है ना, मे भी आपने रख ली हो, आप लोग इंटेलिजेंट आई नो। तो हमें जब फर्स्ट सिस्टम से सेकंड सिस्टम में चेंज करना है तो ये अगर सीजीएस है तो वो क्या होगा, एसआई। बट एसआई में हम क्या रखते हैं, केजी रखते हैं, है ना, मीटर रखते, फिर उसके बाद सेकंड रखते। लेकिन यहाँ पे ना वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, तो हमें ये सारी वैल्यू वो रखनी है जो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन की गई है। तो आपको क्या करना है, मास कितना लेना है केजी में, तो आप मास कितना लेंगे, 1 केजी का लेंगे। जो आपको लेंथ दी गई है वो दी गई है मीटर की, तो आप कितना रखेंगे, 1 मीटर रखेंगे। टाइम आपको 1 सेकंड नहीं दिया गया है, 1 मिनट दिया गया है। तो एक बार प्लीज मेरी तरह आप गलती ना करें, ऐसी गलती भी मतलब मेरा करना जायज है और अच्छा भी है, मैं गलती कर रही हूँ ताकि आपको बता पाऊं, अपनी गलती से सिखा पाऊं कि बच्चों पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कभी मेरी तरह आप लोग m1 जो m2 l2 t2 है इनकी वैल्यू रखना ही भूल जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कई बार हो जाता है, काफी बार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम लोग भूल जाते हैं। तो एग्जाम में ऐसी गलती ना करना, आप लोग अच्छे से पहले एक बार देख लेना, नोट कर लेना कि आपने सारी की सारी वैल्यूज को अच्छे से नोट डाउन कर लिया, उसके बाद न्यूमेरिकल को आगे करना, ठीक है। तो हमारे पास अब हमारा स्टेप 4 है कि आपको सारी वैल्यूज को किस में रखना है, फॉर्मूले में रखना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमें n2 फाइंड आउट करना है, n1 की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, m1 हमारा है 1 ग्राम, m2 हमारा है 1 केजी, पावर है हमारी कितनी, a कितना है हमारा 1, L1 की वैल्यू है हमारी 1 सेंटीमीटर, अगेन 1 मीटर, पावर है हमारी 1, T1 हमें दिया गया है कितना, 1 सेकेंड, T2 हमें दिया गया है 1 मिनट, और जो पावर है वो हमारी है -2। अच्छे से देख लीजिए, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है, क्योंकि अभी आप मेरे टीचर हो, ठीक है। तो आप चेक कर रहे हो क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैंने जो वैल्यूज पुट की है क्या वो सारी की सारी वैल्यूज मैंने एकदम करेक्टली पुट कर दी है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इन वैल्यूज को यहाँ पे अच्छे से देखते हुए चलना है कि किस यूनिट को मैं किस यूनिट में चेंज कर सकती हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारी n1 वैल्यू 1 ही है, यहाँ पे मैं 1 ग्राम को 1 ग्राम लिख रही हूँ,
केजी को मैं चेंज कर रही हूँ किसमें, ग्राम में, तो ये हो जाएगा हमारा 1000, पावर कितनी है 1, बहुत अच्छी बात है, पावर 1 है। सेंटीमीटर को आप चेंज नहीं करेंगे, 1 सेंटीमीटर रखेंगे, लेकिन मीटर को चेंज कर सकते हैं कितने में, 100 मीटर में, पावर आपकी 1 है, आप छेड़ेंगे नहीं। बाकी के न्यूमेरिकल्स जब हम कर रहे थे तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो रहा था, क्योंकि हमने दोनों में ही, दोनों सिस्टम में टाइम को सेकंड में लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर दिया गया, या थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए जो टाइम है उसको भी हमने हमारा चेंज कर दिया है। तो टाइम को आपको कैसे करना है, 1 सेकेंड तो आपका 1 सेकेंड ही रहेगा, लेकिन जो आपका 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो सेकंड बनाने के लिए कितना हो जाएगा 60 सेकंड। और पावर भी देख लीजिए ध्यान से कितनी है हमारी, -2। ओके, तो अब देखिए यहाँ से ग्राम कैंसिल, यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा मीटर की जगह, क्योंकि मैंने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ सेकंड से सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारी N2 की वैल्यू में वैल्यूज बचेंगी वो बचेंगे हमारे पास यहाँ पे 1000, यहाँ बचेगी हमारी 100। और अगर आप इस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो 60 का माइनस है, क्या है, स्क्वायर का माइनस है। तो जब आप इसको क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे, तो आपकी वैल्यूज कितनी आएगी, लगभग 3600 आएगी, क्योंकि 6 का जो होता है 36 होता है, और जो आपका 100 होगा वो तो हो गई। तो अगर आप इन सब की वैल्यूज को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, सोल्व करेंगे, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो लगभग आएगा आपका 3.6 × 10⁻²। इसको आप खुद सोल्व करके देखेंगे और फिर मुझे भी बताएंगे कि ये वैल्यू आपकी कैसे आई है, क्योंकि ये वैल्यू तो आपके ऊपर की तरफ चली जाएगी ना, क्योंकि माइनस में है तो ये आपके ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये 2 0 से 2 0 तो वैसे ही कैंसिल हो गई। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो लिख दो 36 इंटू में 10⁻3, या फिर इसका जो अदर बुक्स में रिजल्ट दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 3.6, क्योंकि पॉइंट लगा दिया, इंटू 10⁻²। सॉरी ये माइनस का 3 आएगा, क्योंकि नीचे है ना भैया, पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये जरूर देख लेना। न्यूमेरिकल्स में, मैथ्स में ऐसा ही होता है। मैथ्स सबसे ज्यादा ध्यान से करने वाला सब्जेक्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको क्या करना होता है, पूरी एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ सॉल्यूशन करना होता है। क्योंकि एक अगर माइनस की भी प्रॉब्लम हुई तो भाई हुई, तो आपको क्या करना है, जस्ट इसको यहाँ पे क्या रखना है, या तो आप 36 × 10⁻³ रख दो, क्योंकि 36 तो बचा ही है, नीचे 3 0 है, 3 0 को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो क्या करना है, आप चाहो तो ऐसे लिख दो जैसे बुक में है, अदरवाइज अपना वही जो तरीका है जो बचपन से सीख रखा है वो वाला रखो, 36 × 10⁻³ तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा था। सीरियसली बताऊं तो ये फोर्स वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे भूल जाते हैं कि एसआई जो सीजीएस है उससे एसआई में करना है, मिनट को चेंज कर देते हैं, सेकंड लिख देते हैं। लेकिन बेटा आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि एसआई में आपको वैल्यूज को क्या क्या लेना है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे माइनर सी चीजें होती हैं जो आपको समझना नहीं, आपको याद करना भी है, क्योंकि अगर याद नहीं करोगे तो गड़बड़ होने की पूरी संभावना इसमें रहती है। तो कोशिश करिएगा कि आप एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को अच्छे से यूनिट्स को चेंज करना सीख लो। ग्राम को किलोग्राम को कैसे आपस में एक जैसा बनाना है ताकि यूनिट सेम आ जाए, मीटर सेंटीमीटर सेकंड मिनट, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको कन्वर्ट करनी है। तो भाई ये थे हमारे 2 न्यूमेरिकल्स जो रह गए थे हमारे उस पैटर्न पे, जिसमें हम स्टेप वाइज क्या करते हैं, कोई भी एबीसी की वैल्यू निकालते हैं, M1 T1 M2 L2 T2 निकालते हैं, देन फॉर्मूला में रख के और अपना आंसर निकाल लेते हैं। बट अब जो हम करने वाले हैं, यानी कि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ उसमें आपकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंदी होने वाली है। स्टेटमेंट लेंदी होगी, थोड़ा सा उसमें ना अलग तरह का पैटर्न हम यूज करेंगे। करना यही है लेकिन उसमें ना थोड़ा सा सिस्टम अलग तरीके से दिया हुआ है, तो उस सिस्टम को हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। तब तक आपका काम क्या है, आपका काम है इन दोनों क्वेश्चंस को फटाफट से वीडियो को पॉज करके इन दोनों के दोनों क्वेश्चंस को या तो उतार लो, या फिर अच्छा होगा कि एक बार इसका रिवीजन कर लो। रिवीजन मतलब प्रैक्टिस कर लो, खुद के हाथों से स्टेटमेंट लिखो, खुद के हाथों से स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को करके देखो। स्टेप देख लो, स्टेप दोनों में 4 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप कोई भी आपको जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है उस फिजिकल क्वांटिटी की
डायमेंशन की हेल्प से आपको निकालनी है वैल्यू ए, बी और सी की। देन उसके बाद स्टेप 2 क्या होता है, फर्स्ट सिस्टम सेकंड सिस्टम लिखोगे, जो आपको वैल्यूज दी गई हैं यानी कि कौन से सिस्टम से कौन से सिस्टम में है उस सिस्टम के हिसाब से आपको M1 L1 T1 N1 M2 L2 T2 N2 निकालना है। देन उसके बाद थर्ड स्टेप होता है फॉर्मूला यूज्ड। फॉर्मूला यूज्ड जरूर लिख के आना है एग्जाम में, मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। मान लो कि तुमने कहीं गड़बड़ कर भी दी है एग्जाम में तो आपको ना मतलब इतना तो एग्जामिनर श्योर हो जाएगा कि हाँ बच्चे ने प्रैक्टिस की है, वो स्टेप बाय सारे काम कर रहा है, उसको आता है, मेहनत तो की है बच्चे ने। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें कि सारी की सारी जो चीजें हैं इनको अच्छे से लिखें, फॉर्मूला यूज। देन उसके बाद लास्ट स्टेप तो आपको पता है, जस्ट वैल्यूज को रखना है और आंसर आ जाएगा आपका। तो भाई ये तो थे हमारे 2 क्वेश्चंस, फटाफट से करके देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। देन उसके बाद अब हम करने वाले हैं हमारा जो सेकंड टाइप है यानी कि जो सेकंड पैटर्न है हमारा, उसके ऊपर क्वेश्चंस, यानी कि स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी होगी, बाकी टाइप यही रहने वाला है, ऐसा कोई डिफरेंस आने वाला है नहीं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे बाकी के न्यूमेरिकल्स, जो हमारे यूनिट एंड डायमेंशनल जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर उसके रह गए थे, उन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है उस पर जो हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं वो हमारे थोड़े से डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, बट हाँ ये जो न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं वो सेम हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला पे ही बेस्ड होंगे। तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी, एज ए सजेशन देख लो उस बात को, या कैसे भी जैसे आपका मन करे उस बात को वैसे समझ लो, बट अगर आपको इस टाइप के जो हमारे पैटर्न है, पैटर्न बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको डायमेंशंस पता होंगे। कहने का मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनके अगर आपको डायमेंशंस पता हैं तो आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए ये क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। दूसरी बात, सिर्फ डायमेंशंस पता होना एनफ नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि डायमेंशनल 2 तरह से होते हैं, एक तो आपको डायरेक्ट याद हो, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, तो आप कहोगे L3, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे कहूं भैया फोर्स का क्या डायमेंशन होगा, अब आप निकालने बैठ जाओ कि जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का देखोगे फिर एक्सेलरेशन का निकालोगे, यानी कि आपको याद नहीं है, आपको निकालना पड़े। तो मेरे कहने का यहाँ पे क्या मतलब है कि बेटा आपको डायरेक्ट सबके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, अब इसमें टाइम बहुत कम मिलेगा आपको एग्जाम में, चाहे आपको एक गवर्नमेंट एग्जाम दे लेना, चाहे आप अपने कॉलेज के एग्जाम दे लेना, एक डायमेंशनल बेस्ड क्वेश्चन तो जरूर आएगा। और आपको पता है एग्जाम में टाइम की सबसे ज्यादा अहमियत होती है, नॉलेज से भी ज्यादा अहमियत टाइम की होती है। नॉलेज बहुत ज्यादा है लेकिन आपको बस लिखना पड़ रहा है, कर करके देखना पड़ रहा है, टाइम नहीं बचा है, क्वेश्चन छूट गए, तो ऐसी नॉलेज किस काम की है। तो नॉलेज के साथ साथ थोड़ा सा टाइम को भी कंज्यूम करना आना चाहिए, और वो तब हो सकता है जब आपको डायरेक्ट क्या याद हो, डायमेंशंस याद हो। खासकर को इस तरह के जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें हमारे डायमेंशंस की बहुत ज्यादा क्या होगी, जरूरत होगी। तो आपको डायमेंशंस क्या करने पड़ेंगे, डायमेंशंस करने पड़ेंगे आपको याद। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने डायमेंशनल वाले जो हमारी वीडियो है वो नहीं देखी तो प्लीज उसको देख लीजिए, या फिर अगर आप बुक से करना चाहें तो बुक से कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको तभी आएंगे जब आपको क्या आते हो, डायमेंशंस। तो आइए चलिए मैं बताती हूँ कि एक्चुअल में हमें इन क्वेश्चंस में करना क्या है। ये जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं ये बेस्ड हैं हमारे किस पे, चेकिंग द रिलेशन। यानी कि आप जो रिलेशन, आपको कोई भी फॉर्मूला आपको गिवन होगा, आपको क्या करना है, आपको जस्ट और जस्ट उसका फाइंड आउट करना है फॉर्मूला। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सीधी सी बात है, आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आप अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपको एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है जिसकी हमें वैल्यू पूछी गई है। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बोल रहा है चेक द करेक्टनेस ऑफ r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय 2g, जहां पे r आपकी क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो भाई आपको ना कोई भी एक फॉर्मूला दे देंगे, कोई भी एक रिलेशन दे देंगे और आपसे कह देंगे कि इस रिलेशन को चेक करो क्या ये डायमेंशनल वे पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप डायमेंशन की वे में इसको चेक करेंगे क्या ये आपका बिल्कुल करेक्ट आता है, तो जस्ट आपको उसको यहाँ पे चेक करना है।
तो यहाँ पे भी आपके मैं स्टेप वाइज ही बताऊंगी कि किस तरह से आपको करना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में जो आपको गिवन रिलेशन है वो, कि आपको गिवन रिलेशन क्या दिया गया है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन रिलेशन, गिवन रिलेशन है आपका r इज इक्वल टू यू का स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2g। फिर उसके बाद आप थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी देंगे, वेयर r इज इक्वल टू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब जिन बच्चों को नहीं पता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लें, ताकि उनके ये समझ में आ जाए कि एक्चुअल में हमें यहाँ पे करना क्या है। तो बच्चों इस चीज को कुछ इस तरह से समझो बेटा कि रेंज क्या होती है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, पहले उसको समझो, क्योंकि अगर प्रोजेक्टाइल समझ में नहीं आया तो रेंज समझ में नहीं आएगी, और रेंज समझ में नहीं आई तो आप उसका डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे। इसलिए दोनों चीजों को यहाँ पे समझना आपके लिए कंपल्सरी है। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट को जब आप फेंकते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और मैंने इसको किसी भी इनिशियल स्पीड से क्या कर दिया, मैंने इसको इनिशियल स्पीड से फेंक दिया, तो आप देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ी दूर तो ऊपर जाता है, फिर कहाँ आके गिर जाता है, ग्रेविटी की वजह से नीचे, कुछ इस तरह से ऐसा मोशन शो करता है ना। तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है कि ये कितनी दूर तक जाकर गिरेगा, ये उसकी रेंज है और ये उसका फॉर्मूला है। तो ये जो रेंज होती है वो डिपेंड करती है कि आपने कितनी तेजी से उसको फेंका, कितनी इनिशियल स्पीड के साथ आपने उसको फेंका है, थ्रो किया है। सेकंड थिंग वो थीटा पे डिपेंड करता है कि आपने सिर्फ ऐसे ही फेंक दिया या आपने एंगल, यानी कि आपका जो एंगल बन रहा है वो कितना है, एंगल पे भी यह क्या करता है, डिपेंड करता है। और ग्रेविटी पे तो करता ही है, क्योंकि कोई भी चीज नीचे की तरफ गिरती है, दैट मीन उसके ऊपर क्या काम कर रही है, ग्रेविटी। तो मेरा ये बताने का मेन मोटिव ये है कि ये जो आपका पाथ फॉलो हो रहा है ये प्रोजेक्टाइल है, और रेंज क्या होती है कि जो ऑब्जेक्ट आपने फेंका है वो कितनी दूर जाके गिरा है। कहने का मतलब ये जो रेंज है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपकी किसी लेंथ के बारे में बात की गई है, क्योंकि दूरी की बात की गई है कि कितना दूर जाके ये ऑब्जेक्ट आपका गिर जाएगा। तो अब आपको रेंज जो आर है उसका जो डायमेंशनल है उसका फॉर्मूला निकालने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अब तक तो समझ में आ गया होगा आर मतलब लेंथ है और लेंथ क्या होती है, एल। ठीक है, तो सबके बारे में बताएंगे, जो भी फॉर्मूले में है। आर आपकी रेंज है, यू क्या है, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल पे उसको फेंका गया है, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि कितनी ग्रेविटी के साथ नीचे आए, ग्रेविटी तो हमारी कांस्टेंट होती है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब आप लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो स्टेप 2, टेकिंग LHS ऑफ द इक्वेशन में जो LHS वैल्यू है उसको लेंगे। तो LHS में है आपका R, जो कि आपकी क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इसका डायमेंशन निकालिए, डायमेंशनल निकाल लो, इसका डायमेंशन कितना है। तो डायमेंशन कितना आएगा रेंज का, मैंने अभी बताया, तो लेंथ होता है तो डायमेंशन कितना आएगा इसका, L। तो मुझे ये बताओ, ये अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको कि यहाँ पे कैसे रेंज जो है आपकी वो L रख दी मैंने बेटा, क्योंकि रेंज का मतलब ही होता है वो कितनी लेंथ के साथ, कितनी दूरी के साथ दूर जाके गिर जाएगा, और जितनी दूर जाके वो गिरेगा वही उसकी लेंथ ही तो होगी। तो डायमेंशन क्या आएगा आपका, L। स्टेप 3, टेकिंग RHS ऑफ इक्वेशन। तो भाई RHS लो एक एक करके। सबसे पहले मैं ले रही हूँ U। तो U क्या होती है, U होती है हमारी वेलोसिटी, U का स्क्वायर दिया हुआ है। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ, टाइम होता है t, ऐसा ही है। तो ये निकल के आता है LT-1। अब इसका भी आपको क्या दिया गया है, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, L2T-2, यही होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन,
थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, आप मेंशन करोगे थीटा इज ए डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, ठीक है, ये आप लिखोगे। देन उसके बाद हमें निकालना है जी का। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन का होता है वही हमारे जी का होता है। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो भाई वेलोसिटी क्या होती है, एल टी माइनस वन, एक टी आपका और आ जाता है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एल टी माइनस टू। तो अगर आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में, तो u आपका ऊपर है और g आपका नीचे है, तो आपको इन दोनों को क्या करना है, सोल्व। तो सबसे ऊपर क्या है u का स्क्वायर, नीचे क्या है आपका g। भाई ये 2 जो दिए हुए हैं ये आपके कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो डायमेंशनल लेस होती है, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। जो डिजिट होती है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे पाई हो गई, 0 हो गया, आपकी कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट हो गई, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो आप ये मत सोचना कि u को छोड़ दिया। और ये जो हमारे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इनका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन टू थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं लिया है। तो प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमें क्या करना है, यू स्क्वायर बाई जी को सोल्व करना है। तो देखिए यू स्क्वायर बाई जी का क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका एल स्क्वायर टी माइनस टू, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टी माइनस टू, है ना, यही है। तो एल टी माइनस टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट। यहाँ से तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत है। यहाँ से जब आप देखेंगे एल से एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जब आप RHS में सोल्व करते हैं तो आपकी जो वैल्यू निकलती है वो क्या थी, L। और जब आपने LHS में सोल्व किया था तो R की भी आपका डायमेंशन कितना था, L। तो आप क्या कह सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि दोनों ही साइड आपका जो डायमेंशन आया है वो L इज इक्वल टू L आया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट नहीं किया है। एक साइड मैंने LHS को लिया और फिर RHS को लिया। जब मैंने RHS को देखा तो इसमें बहुत सारी क्या दी हुई थी, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज दी गई थी। इनिशियल वेलोसिटी थी, साइन टू थीटा था, और फिर उसके बाद आपका 2g था। तो हमें क्या करना है, RHS को टोटल को सोल्व करके सिर्फ एक डायमेंशन निकालना है। एक मतलब सिर्फ m, l और t की पावर में, ये नहीं l भी ऊपर आ रहा है नीचे भी l आ रहा है, ऐसा नहीं। दोनों को सोल्व करने के बाद आपको RHS को अच्छे से क्या करना है, सोल्व आउट करना है। तो सोल्व आउट करने के बाद आप देखते हैं कि हमारे पास तो वही डायमेंशन निकल के आया है जो हमारी LHS में हमारी रेंज का था। तो अब मुझे बताइए आप, क्या आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, करेक्टनेस निकाल सकते हैं ना आप किसी भी इक्वेशन की। जरूरी नहीं है कि आपको इक्वेशन कोई भी ऐसी दी जाए जो मैं कराऊं या आपकी बुक्स में दी हुई हो। एग्जामिनर अपने माइंड से इक्वेशन कहीं से भी दे सकता है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट को लगाना आना चाहिए। तो अगर आपने अच्छे से समझा है ना एक एक चीज को कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से उसको सोल्व आउट करके आना है, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। फुल मार्क्स क्या, आपकी कहीं पे अगर कोई मिस्टेक हो भी गई ना, मतलब और क्वेश्चंस में, तो भी आपकी माफ की जा सकती है अगर आप अटेम्प्ट बहुत अच्छे से करते हो। तो चलिए इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन है, उससे पहले इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं किस तरह से मैंने ये कराया है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कंप्लीट करने के बाद एक बार और रिवाइज करने से माइंड में ये चीज बैठ जाती है कि अच्छा ऐसे ऐसे करना था, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ नहीं, फर्स्ट स्टेप में जो आपको गिवन हो वो गिवन इक्वेशन आपको लिखनी है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आपको इक्वेशन में गिवन है उन सभी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप डिटेल देंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है। जैसे यहाँ रेंज थी, इनिशियल स्पीड थी, एंगल था और आपका एक्सेलरेशन था। देन उसके बाद हमें निकालने हैं इनके डायमेंशंस। डायमेंशंस को आप 2 पार्ट्स में निकालेंगे, LHS में और RHS में। जब मैंने LHS में निकाला, मैंने पहले ही बता दिया था आपको रेंज का निकालना है, और रेंज एक लेंथ होती है कि कोई भी जो प्रोजेक्टाइल होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर आप उसको फेंकते हैं तो फेंकने के बाद वो कितनी दूर जाके गिरता है, कितनी दूरी को तय करता है, वो उसकी क्या होती है, रेंज। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया LHS, देन उसके बाद हमने यहाँ पे निकाला RHS। RHS को मैं पहले ही बता दूं, आपको टोटली सोल्व करना है, अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं है आपने वेलोसिटी का निकाल दिया उसको अलग रख दिया,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का निकाल दिया, उसको अलग कर दिया। नो, इन दोनों को आपको क्या करना है, सोल्व। अगर ये g मल्टीप्लाई में होता तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती, लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइड में दिया हुआ है तो आप इसको डिवाइड करेंगे और हमारे जो टोटल डायमेंशन बचेगा उस डायमेंशन को क्या करके दिखाएंगे, फाइंड आउट करके दिखाएंगे। तो भाई ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने फाइनली बता दिया कि यस, हमारा जो गिवन क्वेश्चन था वो हमारा डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, क्योंकि लास्ट में हमने देखा कि RHS LHS के क्या आ गया, इक्वल, और दोनों ही तरफ जो डायमेंशन आया है हमारा वो आया है लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था। अगर आप एग्जाम में ऐसे बना के आओगे ना, छोटे मोटे डायग्राम अगर आपको आते हैं, आपने अगर मैंने जब आपको किसी भी चीज में डायग्राम बताया है, अगर आप उन डायग्राम को भी करके आते हो ना तो एग्जामिनर को एग्जैक्ट आइडिया पड़ जाएगा, भाई बच्चा पढ़ने वाला है, इंटेलिजेंट है, बच्चे ने मेहनत से किया है, उसने चीजों को समझा है, नॉलेज ली है, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं किया कोई क्वेश्चन। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीजें भी करके आओगे ना, जैसे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, फिर बता दिया r इक्वल टू लेंथ होती है कि कितनी दूर तक कोई भी ऑब्जेक्ट जाके गिरेगा। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों भी सीखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से होगा। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है LHS से और RHS से, और देखना है कि आपके जो गिवन रिलेशन है क्या वो बिल्कुल करेक्ट है, और वो करेक्ट भी आपको कैसे देखना है, डायमेंशन से देखना है। तो आइए चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टेप 1 आपका क्या होगा, गिवन इक्वेशन, given equation is F is equal to mu mg। अब जैसे कि मैं कहती हूँ, गिवन इक्वेशन लिखने के बाद आप उसकी सारी डिटेल्स देंगे कि क्वेश्चन में आपको कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात की गई है। तो भाई वेयर, एक एक चीज बताओगे, वेयर F is equal to फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, प्लीज कंफ्यूज ना हो, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो फोर्स, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है थोड़ा सा जान लो। जब आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हो, उसको सरकाने के लिए, उसको थोड़ा सा हिलाने के लिए, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के लिए, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है। वो फोर्स जो आपके अप्लाइड फोर्स का क्या करता है, अपोज, वही अपोजिंग फोर्स आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, दिस इज द अपोजिंग फोर्स विच इज अपोज द फोर्स अप्लाइड। जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उसी का ही क्या करता है, वो अपोज करता है। तो जो स्मॉल f होता है वो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। अब बात करते हैं म्यू के बारे में। ये म्यू है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। m आपको पता है, बताने की मुझे जरूरत नहीं है, m आपका मास है। g आपको बताने की जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नाम पूरा दोगे, कोई भी ग्रेविटी नहीं रखेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो भाई ये हमने कर दिया हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप सिर्फ हमें ये बताना था कि आप, ये बिल्कुल मैं अटेम्प्ट करने का तरीका बता रही हूँ कि आपको एग्जाम में किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आपको अटेम्प्टेशन बहुत अच्छी आ गई ना, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ एग्जाम में मार्क्स तो आप यू ले आओगे, यू। ठीक है, तो फटाफट से देख लो, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी, हमारे जो इक्वेशन हमें गिवन थी, उस इक्वेशन की सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी क्या इंडिकेट करती है। देन उसके बाद स्टेप 2, टेकिंग LHS of the equation। आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है LHS का क्या इक्वेशन में, डायमेंशन। तो भाई LHS क्या है, F, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डायमेंशन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जिन बच्चों को नहीं पता है बता दूं, इसका नाम बेशक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है,
लेकिन ये बिल्कुल वही फोर्स होता है जो हम अप्लाई करते हैं, जो नॉर्मल फोर्स होता है। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो वही होगा जो फोर्स का होता है। तो फोर्स का क्या होता है, m1 l1 t-2। जिन बच्चों को अब तक छोटे मोटे ये जितने भी हमारे सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाले डायमेंशंस हैं वो अगर अभी तक याद नहीं हुए हैं तो उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगी प्लीज प्लीज अपने जो डायमेंशंस हैं जो हम यूज करते हैं उनको याद करना शुरू कर दो, क्योंकि बिना डायमेंशन के अगर आप ये सोच के बैठे हो कि आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो ये आपका वहम है और वहम पालने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो प्लीज अपने डायमेंशंस याद कर लो, क्योंकि आप देख पा रहे हो कोई भी क्वेश्चन आप कर लो सब में आपको डायरेक्ट क्या पता होना चाहिए, हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये तो हो गया हमारे LHS का। अब हम देखेंगे हमारा स्टेप 3, नाउ टेकिंग RHS ऑफ द इक्वेशन। चलो भाई लो, हमारा जो म्यू है, हमारा RHS में क्या है, म्यू mg। तो मैं आपको बता दूं कि जो म्यू होता है वो आपका होता है डायमेंशनल लेस। इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है तो आप इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं लिखोगे। m आपका पता है, m आपका होता है m, कोई भी सोचने की बात नहीं है। g आपका क्या होता है, g होता है आपका ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को सोल्व करते हैं तो वो आता है आपका L-T-2। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जस्ट आपकी जो वैल्यूज गिवन है उनको लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास फाइनल जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है m1 l1 और t-2। ये चीज आपके क्लियर हुई कि हमारे पास जो लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट हमें मिला है वो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला है, m1 l1 t-2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा जो RHS साइड थी उसके हमने डायमेंशन को क्या कर लिया है, फाइंड आउट। तो अगर अब आप ध्यान दें, अगर मान लीजिए मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दूं और इक्वेशन 2 नाम दूं, तो आप इन दोनों इक्वेशन से क्या देखते हैं, आप इन दोनों ही इक्वेशन से ये देखेंगे कि हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की ही इक्वेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। दैट्स मीन हमारा LHS इज इक्वल टू क्या आ गया है, RHS। तो भाई लो, हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। क्योंकि खुद देखो यहाँ पे फोर्स की जो हमारा डायमेंशन था सेम डायमेंशन हमारा RHS के लिए निकल के आ गया, जो कि क्या है हमारा m1 l1 t-2। तो यही तो हमें फाइंड आउट करना था। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये इतना मुश्किल था, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, ये बहुत ज्यादा आसान था। तो होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारे 2 क्वेश्चन थे। अब हम करेंगे हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम उसमें भी क्या देखेंगे कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसमें हमारा जो फाइनल रिजल्ट है क्या वो भी LHS इज इक्वल टू RHS आता है, क्या दोनों साइड ही हमारा जो डायमेंशन है वो इक्वल आता है। चलिए फटाफट से उस क्वेश्चन को देखते हैं। तब तक फटाफट से इनको भी एक बार नोटिस कर ले, मतलब नोट कर लीजिएगा, इनको अच्छे से लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, और हाँ नोट्स बना के खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि पता लग जाए कि आपको क्वेश्चन कितने अच्छे से आए। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है और लास्ट भी है आपके सिलेबस का और आपकी बुक का जो लास्ट न्यूमेरिकल है, अब हम वो करने वाले हैं। न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि इसकी जो वैल्यूज हैं, इसमें जो गिवन आपके लिए फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक्चुअल में आपको उनको याद करना पड़ेगा। वो क्यों है, कैसे है, वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, लेकिन आपको अच्छे से अपना काम करना है। और वो काम क्या होने वाला है, आपको ध्यान देना है अपनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज पे ताकि आप उनको भूले ना। और अगर ये क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप फटाफट से इस एग्जाम में इसको कर दें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं हमारी स्टेटमेंट कि किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बोला है कि भाई इसको चेक करके बताओ क्या ये सही है। तो बिल्कुल हम चेक करके बताएंगे क्योंकि हमें चेक करना आ चुका है, हमें आ चुका है ये देखना कि हमारे स्टेप्स को कैसे अप्लाई करना है और कैसे किसी भी गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m0 बाय k। अब
आपके माइंड में थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो इसकी श्योरिटी मैं आपको देती हूँ कि ये क्वेश्चन एक बार समझने के बाद आप कभी लाइफ टाइम इसको नहीं भूल पाएंगे। एग्जाम में तो भूलने की बहुत बड़ी बात है, आप इसको लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे सिर्फ अगर आप इसको ध्यान से एक बार देख लेते हैं। तो चलिए अपने स्टेप 1 से शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में हम लिखते हैं हमारी गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन इज, हमारे यहाँ पे गिवन इक्वेशन है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम नॉट बाई के। सबसे पहले हम सारी डिटेल देंगे। तो t हमारा क्या है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे किसी भी स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग का आपने एक इफेक्ट देखा होगा कि मान लो ये स्प्रिंग है और जैसे ही आप स्प्रिंग को खींचते हो ऐसे फोर्स लगा के, कोई भी फोर्स अप्लाई करके, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो जब स्प्रिंग को ऐसे खींच के छोड़ा जाता है वो थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे करता रहता है, ऑसिलेट करता है वो। तो यही हमें देखना है कि जो स्प्रिंग होता है वो कितने टाइम तक ऑसिलेट करता रहेगा, कितने टाइम तक हिलता रहेगा, उसका टाइम पीरियड है ये। उसके बाद हमारे पास है एम नोट। एम नोट है आपका मास ऑफ स्प्रिंग, कि जो स्प्रिंग है उसका मास कितना है। और बेटा यहाँ पे जो आपको के दिया हुआ है वो है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट है ये, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होंगी जो आपको एक बार याद करनी होगी। जैसे यहाँ पे हमारा जो के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो ये छोटी छोटी फिजिकल क्वांटिटी है। एक वैल्यू और आपको याद करनी है इसमें, इस क्वेश्चन में, वो है स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन। वो भी मैं आपको याद करा दूंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो के है ये आपका एक कांस्टेंट है, और जिस इक्वेशन में इस के को यूज किया जा रहा है वो के आपका क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो छोटे छोटे इसमें बातें याद रखनी है, ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो हमारे पास स्टेप 2 क्या होता है बताइए? स्टेप 2 होता है डायमेंशन निकालना, किसका? LHS का। सो टेकिंग LHS ऑफ द इक्वेशन, हमने क्या ले लिया? इक्वेशन का LHS लिया, और LHS में हमारे इस साइड क्या है? T। तो भाई डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा टाइप T का? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर T, तो T का तो भाई T ही होता है, ऐसी कोई कंफ्यूजन है नहीं। मुझे नहीं लगता इसमें बताने की जरूरत है कि T का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका T ही होता है। अब लेते हैं हमारा स्टेप 3, और स्टेप 3 क्या होगा? टेकिंग RHS ऑफ द इक्वेशन। तो भाई लो भाई जल्दी से, ये आपकी 2 पाई एम नोट बाई के। यहाँ पे आप अलग से एक नोट डाल के लिखेंगे, वेयर 2 पाई इज कांस्टेंट, सो डू नॉट हैव डायमेंशन। तो भाई ये तो हमारी क्या हो गई? डायमेंशनल लेस वैल्यू। तो इसको तो आप क्या कर देंगे? नेगलेक्ट। अब आपका जो मेन फोकस होगा वो किस पे होना चाहिए? वो फोकस होना चाहिए आपका एम नोट पे और के पे। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा प्लीज, क्योंकअब आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एम, तो एम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एम ही होगा, एम का एम ही होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर के, तो भाई ये आपको याद करना है। अब वो टर्म आ गई जो आपको याद करनी है। इस इक्वेशन में बस 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि के जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है जिसका नाम स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और इसका जो आपका डायमेंशन होता है दैट इज एम एल टी माइनस 2। सॉरी एल नहीं है, ये टी माइनस 2 है। ये चीजें आपको याद रखनी है, बस 2 ही चीजें, कि के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है और जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका डायमेंशन क्या है? एम,
t-2, बस इतना याद रख लो, एनफ है। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि आपको RHS को पूरे को एक साथ याद रखना है, तो अब आप इसको रखिए, इसमें सोल्व करेंगे तो कैसे रखेंगे, रूट m का डायमेंशन कितना है आपका, m है, और यहाँ पे आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका क्या है, m t-2। अब आपको इस वैल्यू को क्या करना है, सोल्व करना है मैथमेटिकल टर्म में, क्योंकि अगर आपको ये सोल्व करना नहीं आया तो सिंपल सी बात है कि आप इसका डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे, और जबकि हमें तो क्या चाहिए, हमें तो डायमेंशन चाहिए, किसके लिए, इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। और जो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि भाई चेक करके बताइए डायमेंशन से क्या ये जो गिवन इक्वेशन है ये आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है हाफ। तो देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं m की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है हाफ, तो मैंने लिख दिया 1/2। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी करूंगी m t-2 और उसकी पावर क्या हो जाएगी, हाफ, सिंपल। अब मैं इसकी जो वैल्यूज हैं इनको अलग अलग लिखूं तो क्या हो जाएगा, m हाफ, यहाँ पे भी m क्या हो जाएगा आपका हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा t, और यहाँ क्या हो जाएगा, t की पावर ऑलरेडी -2 है, और यहाँ क्या हो जाएगी 1/2। यहाँ तक समझ में आया मैंने किया क्या है, मैंने कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले मैंने LHS लिया, RHS लिया, RHS को मुझे एक साथ क्या करना था, सॉल्व करना था, ताकि RHS का डायमेंशन निकाल पाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सब कुछ रखो, हमने m की वैल्यू देख ली, डायमेंशन देख लिया, k का डायमेंशन देख लिया, दोनों को लिख दिया। फिर मैंने कहा रूट का तो क्या होता है, मैथमेटिकल मीनिंग होता है, और मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है कि उसको हाफ रख दो। हाफ रखने के बाद क्या पता लगा कि हमने m को हाफ अलग रख दिया, यहाँ पे भी m को हाफ अलग रख दिया, और t की -2 तो ऑलरेडी थी ही, रूट को हटा के मैंने उसको क्या लिख दिया, हाफ। अब इससे क्या पता लगा, यहाँ पे m हाफ आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ क्या बचा, t -2 इंटू में 1/2। अब ये चीज तो आपको भी पता है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/t-1। अब ये t रेसिप्रोकल में है, नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ओनली t, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो भाई जरा ध्यान देना, RHS लेके चले थे, क्या आया है t, और LHS में भी कितना आया था, t। तो अब आप मुझे बताओ क्या ये LHS इक्वल टू RHS नहीं हो गया, तो भाई आप कहोगे बिल्कुल हो गया मैम, LHS इक्वल टू RHS। यही तो देखना था। थोड़ा सा जो आपको ध्यान देना है वो बस 3 चीजों में देना है कि K आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, K का डायमेंशन इतना, देन उसके बाद जो तीसरा ध्यान देना है वो इस मैथमेटिकल टर्म में देना है। थोड़ी सी मैथ्स आपकी थोड़ी टाइट होनी चाहिए इस मामले में, ताकि आपको सोल्व करने में क्या हो, थोड़ी सी आसानी हो, और आप इजीली इसको क्या कर पाए, समझ पाए, देख पाए कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो रूट था अगर आप देखेंगे तो मे भी काफी बार हो जाता है, जिन बच्चों को मैथ से थोड़ा सा डर लगता है, घबराहट होती है, वो इसको देख के एक बार सोचेंगे कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी रूट में दी गई है, तो देखिए ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी स्टार्टिंग में घबराहट हो जाती है। जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो समझ में नहीं आता है कैसे होगा, लेकिन अब आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि आपकी जो ये वैल्यू है, ये जो रूट है, उसका मतलब क्या होता है, हाफ, और हाफ तो सोल्व करना हमें आता है और मैंने अब सिखा भी दिया है। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट होगा, क्या अब आप इसको नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे आप, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। सिर्फ छोटी छोटी टर्म, छोटा छोटा मैथमेटिकल टर्म को जानना, समझना, सोल्व करना आना चाहिए, और क्वेश्चन आपका खुद का है ना। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस क्वेश्चन के लिए कि इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज करके देख लीजिए। जब आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको कभी भी पूछ ले, कैसे भी, किसी भी तरह से, जरूरी नहीं है सिर्फ आपका इसी तरह से करेक्टनेस चेक करने के लिए ही ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, लेकिन आपको पता लग चुका है कि अगर ये इक्वेशन आपको आई तो यहाँ पे k क्या है, ये चीजें आपको छोटी छोटी पता लगेंगी। और सिर्फ एक क्वेश्चन के टर्म पे मैं आपको बहुत कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करती हूँ, और आई होप आपके समझ में भी आती होगी। तो चलिए इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके हमने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे देख लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए हैं,
और हमारा जो सिलेबस था वो भी मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन रह गया या आपके पास कोई क्वेश्चन है और आप चाहते हैं मैं कराऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर उस क्वेश्चन को कराऊंगी। और आई होप आप इस कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से साफ सुथरा अच्छे ढंग से याद करेंगे और इसके नोट्स पे बनाएंगे, और एग्जाम में इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व भी करके आएंगे। तो मिलूंगी अब आपके साथ सेकंड जो हमारी यूनिट है फोर्स एंड मोशन, उससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगी। तब तक आप अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। सेकंड थिंग कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप कोई डिफरेंस चाहते हैं कि कुछ अलग तरीके से कराना चाहिए तो वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी, जैसा आपको समझ में आए मैं उसी तरह से ट्राई करूंगी। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बना लीजिए, तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं बाद में, बाय बाय, टेक केयर।